नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और आज हम डिस्कस करेंगे ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज के बारे में। हम देखेंगे कि इनके जो सारे रेवेन्यूज है वो कौन कौन से अलग अलग सेगमेंट से आते हैं। इसके अलावा उनका जो बिजनेस है वो उन्होंने कैसे शुरू किया था, उसको आगे जाके उसमें उन्होंने कैसे ग्रो किया, ये सबके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि वो कौन से केमिकल जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं, कहां से उनके जो रॉ मटेरियल्स है वो इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा उनके फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशंस, ये सब के बारे में ये वीडियो में हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यही चैनल पे काफी जो डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस है या इसके अलावा जो क्वार्टरली के रिजल्ट्स होते हैं, ये सब के बारे में मैंने यहाँ पर काफी डिटेल में डिस्कस किया है। मैं इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी एक्टिव हूँ, तो आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम डिटेल्स देखते हैं ब्लैक रोज इंडस्ट्री के। तो ब्लैक रोज इंडस्ट्री, ये जो आप कंपनी देखोगे तो वो 1990 में शुरू हुई थी और इसका जो पहले नाम था वो अलग था। इसको एशिया फैब लिमिटेड करके कहा जाता था। और उसके बाद में आप देखोगे तो ये जो कंपनी है उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है, जिनका नाम है अनूप झाटिया। तो अनूप झाटिया का आप बचपन देखोगे या उनका आप स्कूलिंग देखोगे तो वो जापान में उन्होंने कंप्लीट किया था। और इसके वजह से आप देखोगे तो उनको समझ गया कि जापान में बिजनेस कैसा होता है, जापानीज कल्चर क्या है, उनको जापानीज लैंग्वेज भी आती है और इसका जो यूज है उन्होंने आगे जाके बिजनेस में किया। करंटली आप ब्लैक रोज इंडस्ट्री का बिजनेस देखोगे तो मोस्ट ऑफ द जो बिजनेस है वो जापान से हो रहा है, यानी जापानीज कंपनीज के साथ ही हो रहा है। तो आप देखोगे तो इसका उनको काफी एडवांटेज मिल गया। अभी हम देखते हैं कि जो ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज के अलग अलग सेगमेंट्स है जिससे उनके रेवेन्यूज आते हैं। तो टोटल आप देखोगे तो उनके 4 जो अलग अलग सेगमेंट्स है उससे रेवेन्यूज आते हैं। पहला आप देखोगे तो केमिकल जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो इंडिया में। इसके अलावा सेकंड जो सेगमेंट है वो केमिकल डिस्ट्रीब्यूशन का है, यानी जो बाहर की कंट्रीज है उससे वो केमिकल जो है वो इंडिया में इंपोर्ट करके वो इंडिया में सेल करते हैं। थर्ड जो सेगमेंट आप देखोगे तो वो रिन्यूएबल एनर्जी का सेगमेंट है और जो फोर्थ सेगमेंट है वो टेक्सटाइल का सेगमेंट है। तो इसमें से जो रिन्यूएबल एनर्जी का सेगमेंट है उसमें आप देखोगे तो उनके पास टोटल 2 विंड मिल्स है। एक जो है वो गुजरात में है, जो दूसरा विंड मिल है वो राजस्थान में है। और हर एक जो विंड मिल है उसकी आप कैपेसिटी देखोगे तो 0.8 मेगावाट इतनी कैपेसिटी है, यानी टोटल 1.6 मेगावाट ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी जो विंड एनर्जी है, इसकी टोटल उनके पास कैपेसिटी है। इसके अलावा जो टेक्सटाइल का उनका बिजनेस है उसमें आप देखोगे तो इंडस्ट्री में जो सेफ्टी ग्लोव्स लगते हैं वो मैन्युफैक्चर करते हैं। पर यहाँ पर हम इसके बारे में ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो दोनों सेगमेंट्स है उनका टोटल कंबाइंड रेवेन्यू में आप कंट्रीब्यूशन देखोगे तो सिर्फ 0.6% का है, जो काफी कम है। उनके जो मेजर बिजनेस सेगमेंट्स है वो आप देखोगे तो मेजर हो गया केमिकल डिस्ट्रीब्यूशन का सेगमेंट, जिसमें आप देखो तो मोस्टली जो जापानीज कंपनीज है उनसे ये जो केमिकल है वो इंडिया में इंपोर्ट करते हैं और बाद में इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जिससे उनके टोटल बिजनेस का 70% का रेवेन्यू आता है। और जो सेकंड मेजर बिजनेस है वो आप देखोगे तो जिसका नाम है केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, यानी इंडिया में उनके प्लांट्स है और यहाँ पर वो केमिकल जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं और इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया यानी एक्सपोर्ट भी करते हैं। और ये जो सेगमेंट है जिससे उनके लगभग 30% के रेवेन्यूज आते हैं। अभी हम हर एक जो सेगमेंट है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम केमिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये सेगमेंट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो अलग अलग कंट्रीज से ब्लैक रोज इंडस्ट्री जो है वो इंडिया में इंपोर्ट करता है। जैसे कि आप देखो तो जापान से काफी आते हैं, इसके अलावा थाईलैंड हो गया या चाइना हो गया या जर्मनी, ऐसे अलग अलग कंट्रीज में ये जो केमिकल्स है वो इंडिया में इंपोर्ट किए जाते हैं। ये सेगमेंट में आप देखो तो जो जापानीज कंपनीज है जैसे कि सुमिटोमो केमिकल्स, टोकाई केमिकल्स, मित्सुबिशी गैस केमिकल्स, मित्साई केमिकल्स, ऐसे अलग अलग जो जापानीज मैन्युफैक्चरर है ये केमिकल्स के, उससे ब्लैक रोज इंडस्ट्री ये जो प्रोडक्ट्स है वो इंडिया में इंपोर्ट करते हैं और बाद में उनको सेल करते हैं। ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज जो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करता है इंडिया में उसमें आप देखोगे तो एक्रोनाइट्राइल, बेंजेलोअमाइन, गैमा पिकोलाइन या पैराडाइन, इसके अलावा रेजोर्सिनॉल या ऐसे अलग अलग जो स्पेशलिटी केमिकल्स है वो इंपोर्ट करता है। और इसमें से जो रेजोर्सिनॉल है वो उनके डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट के 30% के रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन है। और ये जो केमिकल है वो बेसिकली टायर इंडस्ट्री में यूज होता है। इसके अलावा भी आप देखोगे तो वो एसिटोफेनॉन, मेटा अमीनोफेनॉन, विनाइन सल्फोल, ऐसे जो केमिकल्स है उनको एक्सपोर्ट करता है। परफॉर्मेंस केमिकल में क्रेसोल फॉर्माहाइड, रेजिन्स, फ्लोक्यूलेंट्स एंड कोगुलेंट्स, लिक्विड रबर्स, प्री वल्कनाइजेशन इनहैबिटेटर्स यानी पीवीआई, ऐसे अलग अलग टाइप्स आ जाते हैं। ये जो केमिकल डिस्ट्रीब्यूशन का सेगमेंट है उसमें आप देखोगे तो 2019 टू 2020 में लगभग 27% की ग्रोथ उन्होंने दिखाई थी। पर यहाँ पर आप देखोगे तो जो मार्जिन है वो काफी कम है कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। और ये जो मार्जिन या जो प्रॉफिट्स है उसके जो डिटेल्स है
जब भी हम फाइनेंशियल को स्टडी करेंगे तभी काफी डिटेल में देखेंगे। अभी हम ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज का जो सेकंड बिजनेस का सेगमेंट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग का सेगमेंट है। इसमें आप देखोगे तो बेसिकली ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज दो मेजर जो प्रोडक्ट्स है उनको मैन्युफैक्चर करता है। एक है एक्रिलामाइड और दूसरा है पॉलीएक्रिलामाइड। तो हम पहले एक्रिलामाइड से शुरू करेंगे। तो एक्रिलामाइड ये जो प्रोडक्ट है वो आप देखो तो मेजरली ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में यूज होता है। इसके अलावा पेपर, टेक्सटाइल या जो सिरामिक की टाइल्स होती है वो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए यूज होता है। तो ऐसे इसके अलग अलग यूजेस है। तो इसमें आप देखोगे तो 2010 तक मित्सुई केमिकल्स ये एक जापानीज कंपनी है, वो ये जो बेसिकली एक्रिलामाइड है वो मैन्युफैक्चर करती थी। और ये जो एक्रिलामाइड है उसमें भी दो टाइप्स आ जाते हैं। एक हो जाता है लिक्विड तरीके का और जो दूसरा आप देखोगे तो वो सॉलिड या पाउडर तरीके का हो जाता है। तो 2010 में ये जो मित्सुई केमिकल जो जापानीज कंपनी है उन्होंने जो सॉलिड है यानी जो पाउडर फॉर्म का एक्रिलामाइड है उसका प्रोडक्शन बंद कर दिया। और ये समय तक ब्लैक रोज इंडस्ट्री ये जो प्रोडक्ट है एक्रिलामाइड वो सिर्फ इंपोर्ट करके इंडिया में उसको डिस्ट्रीब्यूट करती थी, उन्होंने इसका मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं किया था। बट 2010 में उनको ये अपॉर्चुनिटी दिखा। तो ये समझने के लिए पहले हम ये देखते हैं कि जो सॉलिड तरीके का है, जो पाउडर फॉर्म का एक्रिलामाइड है और जो लिक्विड एक्रिलामाइड है उसका कंप्लीट सप्लाई चेन कैसा है। तो पहले हम लिक्विड से शुरू करेंगे क्योंकि लिक्विड काफी इजी है। तो यहाँ पर पहले जो लिक्विड फॉर्म का एक्रिलामाइड है उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, बाद में उसको पैकेज किया जाता है और पैकेज करने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है यानी जो लॉजिस्टिक कंपनीज है उनको ये दिया जाता है और बाद में जो कस्टमर है यानी जो जिसको यूज करना है एक्रिलामाइड उसको ये पहुंचाया जाता है। तो जो एक्रिलामाइड का लिक्विड स्टेट है वो काफी इजी अंडरस्टैंड करने के लिए, पर आप पाउडर फॉर्म में यानी सॉलिड फॉर्म में देखोगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता है। तो जब भी आपको पाउडर फॉर्म में एक्रिलामाइड चाहिए होता है तो पहले उसको लिक्विड ही किया जाता है, लिक्विड के बाद में उसको कन्वर्ट किया जाता है ड्राइड पाउडर में और ड्राइड पाउडर से फिर आगे जाके उसको पैकेज किया जाता है और लॉजिस्टिक कंपनीज को ये दिया जाता है। सपोज ये जो एक्रिलामाइड है सॉलिड फॉर्म का वो जापान में मैन्युफैक्चर हो रहा है और उसको इंडिया में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो बाद में ये जो शिपिंग कंपनीज है उनको ये दिया जाता है, इंडिया में उसको इंपोर्ट किया जाता है। पर इंपोर्ट करते समय आप देखोगे तो यहाँ पर टैक्सेस लगते हैं यानी कस्टम ड्यूटी लगता है जो लिक्विड फॉर्म के लिए नहीं है। इसके अलावा आप आगे जाके देखोगे तो फिर ये जो पाउडर फॉर्म का एक्रिलामाइड है उसको बाद में फिर से कन्वर्ट किया जाता है लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि लिक्विड फॉर्म जो है वो जनरली यूज होता है और ये जो लिक्विड फॉर्म है उसमें आप देखोगे लगभग 50% का वाटर ही होता है। तो यहाँ पर ये जो सॉलिड या जो पाउडर फॉर्म का कंप्लीट सप्लाई चेन है वो काफी बढ़ जाता है और यही अपॉर्चुनिटी जो है वो ब्लैक रोज इंडस्ट्री को 2010 में मिला, क्योंकि जो मित्सुई केमिकल ये जो कंपनी है उन्होंने जो सॉलिड फॉर्म का यानी पाउडर फॉर्म का एक्रिलामाइड है उसका प्रोडक्शन उन्होंने बंद कर दिया। और बाद में ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज ने ये जो मित्सुई केमिकल जापानीज जो कंपनी है उनको रिक्वेस्ट किया कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का एक्रिलामाइड का उनको लाइसेंस चाहिए था। पर वो समय में आप देखोगे तो ब्लैक रोज इंडस्ट्री को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड, क्योंकि वो पहले सिर्फ इंपोर्ट करके ये जो अलग अलग केमिकल्स है वो इंडिया में सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करते थे। पर फिर भी आप देखोगे तो उनको लाइसेंस मिल गया और लाइसेंस मिलने का रीजन यही था कि उनको इंडिया का जो ज्योग्राफी है वो काफी पता था, कहां पर इसका जो डिमांड है, इसकी जो सारे डिटेल्स है वो ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज के पास थे, क्योंकि उन्होंने ये जो बेसिकली केमिकल है वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किया था। और बाद में आप देखो तो 2013 में उन्होंने एक्रिलामाइड का यानी उनके मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन का फर्स्ट प्लांट चालू किया, जिसकी जो कैपेसिटी थी वो इनिशियली 10,000 मैट्रिक टन पर एनम इतनी थी। उसको आगे जाके उन्होंने बढ़ाया। 2018 में आप देखोगे तो ये जो कैपेसिटी है वो 10,000 से इंक्रीज होके 14,000 मैट्रिक टन पर एनम कर दी और 2020 में उन्होंने जो कैपेसिटी है वो फिर से और एक बार बढ़ाई। फिलहाल में आप उनकी टोटल एक्रिलामाइड की कैपेसिटी देखोगे तो 20,000 मैट्रिक टन पर एनम इतनी है। तो ये जो एक्रिलामाइड केमिकल है इसमें आप देखोगे तो टोटल जो ग्लोबली डिमांड है वो लगभग 3 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम इतनी है और इसमें आप CAGR ग्रोथ देखोगे 2019 टू 2024 वो लगभग 4.6% ग्रो होने का एक्सपेक्टेशन है। अभी हम ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज का जो सेकंड प्रोडक्ट है यानी मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन में जो सेकंड केमिकल वो मैन्युफैक्चर करते हैं इसके कुछ डिटेल देखते हैं। तो ये जो केमिकल है उसका नाम है पॉलीएक्रिलामाइड। तो बेसिकली पॉलीएक्रिलामाइड ये जो केमिकल है वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है एक्रिलामाइड का। इसका मतलब एक्रिलामाइड ये बेसिकली रॉ मटेरियल हो जाता है पॉलीएक्रिलामाइड बनाने के लिए। तो अभी हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के कुछ डिटेल देखते हैं। तो एक्रिलामाइड ये जो केमिकल है वो मैन्युफैक्चर करने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है जिसका नाम है एक्रेलोनाइट्राइल। और एक्रेलोनाइट्राइल के बारे में मैंने जो विनती ऑर्गेनिक्स का वीडियो है उसमें काफी मैंने डिटेल में बताया है। इसके अलावा मैंने एक सेपरेट आर्टिकल भी लिखा है जहां पर कंप्लीट जो वैल्यू चेन है विनती ऑर्गेनिक्स का वो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, जिसमें एक मटेरियल जो था वो एक्रेलोनाइट्राइल था। तो ये जो वीडियो है आप देख सकते हो
और इसके अलावा जो आर्टिकल है वो आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक्रोलेक नाइट्राइल से एक्रोलेक अमाइड ये जो केमिकल है वो मैन्युफैक्चर किया जाता है और एक्रोलेक अमाइड से आगे जाके पॉलीएक्रिलामाइड ये जो केमिकल है उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। और ये जो पॉलीएक्रिलामाइड केमिकल है उसमें आप देखोगे तो ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज के पास यानी उन्होंने 2020 जनवरी मंथ में 6600 मैट्रिक टन पर एनम इतनी कैपेसिटी जो है वो शुरू की थी और अगस्त 2020 तक उन्होंने जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा दिया था लगभग 40,000 मैट्रिक टन इसमें। और इसमें भी दो टाइप्स आ जाते हैं, एक लिक्विड है और दूसरा पाउडर का फॉर्म है। तो ये जो 40,000 मैट्रिक टन कैपेसिटी है वो बेसिकली लिक्विड फॉर्म का है पॉलीएक्रिलामाइड का, और इसके बाद में वो जो सॉलिड एक्रिलामाइड सॉल्यूशन यानी जो पाउडर फॉर्म है इसकी भी वो सेपरेटली 10,000 मैट्रिक टन पर एनम इतनी जो कैपेसिटी वो सेटअप कर रहे हैं। फिलहाल में वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। पॉलीएक्रिलामाइड का ग्लोबल मार्केट शेयर लगभग 4.5 बिलियन डॉलर्स का है जो 2019 टू 2025 तक लगभग 6% CAGR से ग्रो हो सकता है, जिसमें BASF, केमिरा, SNF ग्रुप, MT एक्वा, मित्सुबिशी रेयन और काफी सारे अलग अलग चाइनीज प्रोड्यूसर्स है। पॉलीएक्रिलामाइड जो लिक्विड फॉर्म है उसमें डोमेस्टिक डिमांड लगभग 1,20,000 मैट्रिक टन पर एनम है और जो पाउडर फॉर्म है यानी जो सॉलिड फॉर्म है उसमें लगभग 1 लाख मैट्रिक टन पर एनम इतना इंडिया में डिमांड है। जो लिक्विड फॉर्म है उसका यूज सिरामिक टाइल्स, पेपर, पेंट, टेक्सटाइल, प्रिंटिंग, इंक और माइनिंग ऐसे अलग अलग इंडस्ट्रीज में होता है। और जो पाउडर फॉर्म है उसका मैक्सिमम जो यूज है लगभग 90% का यूज ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में होता है और बचा हुआ 10% का जो यूज है वो वाटर ट्रीटमेंट में होता है। पॉलीएक्रिलामाइड लिक्विड ये जो केमिकल है वो इंडिया में BASF, SNF इंडिया, आयन एक्सचेंज, थर्मैक्स, पीडीलाइट, नाल्को ऐसे अलग अलग जो कंपनीज है वो मैन्युफैक्चर करती है। तो इसमें आप देखोगे तो आयन एक्सचेंज या थर्मैक्स ऐसे जो कंपनीज है वो वाटर ट्रीटमेंट की कंपनीज है। तो ये हो गए पॉलीएक्रिलामाइड के लिक्विड फॉर्म के डिटेल्स। आप यदि पाउडर फॉर्म के डिटेल देखोगे तो यहाँ पर जो इंडिया में प्रोडक्शन है वो काफी कम है यानी लेस देन 1% का है। यानी सॉलिड फॉर्म का टोटल प्रोडक्शन यदि 1 लाख मैट्रिक टन पर एनम है तो इसमें से जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होता है यानी प्रोडक्शन होता है वो लेस देन 1000 मैट्रिक टन पर एनम है। इसीलिए आप देखोगे तो ब्लैक रोज इंडस्ट्री इंडिया में लगभग 10,000 मैट्रिक टन पर एनम का सॉलिड यानी पाउडर जो फॉर्म है पॉलीएक्रिलामाइड का उसका वो प्लांट लगा रहे हैं, जिसका जो कंस्ट्रक्शन है वो फिलहाल में शुरू है। जो लिक्विड का प्लांट है वो ऑलरेडी उनका कंप्लीट हो चुका है, जिसमें उनका जो टोटल कैपेसिटी है वो लगभग 40,000 मैट्रिक टन पर एनम इतना है। पर फिलहाल में आप देखोगे तो ये जो इंडस्ट्री है उसका जो डायनामिक्स है वो थोड़ा चेंज हो रहा है। इसमें काफी एक बड़ा कॉम्पिटिटर आ गया है ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज को, जिसका नाम है SNF ग्रुप। और ये जो SNF ग्रुप है वो काफी बड़ा आप देखो तो कैपेक्स कर रहा है, लगभग 400 करोड़ के वो कैपेक्स कर रहे हैं। इसमें वो 1,20,000 मैट्रिक टन का एक्रिलामाइड का नया कैपेसिटी लगाने वाले हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो पॉलीएक्रिलामाइड का जो लिक्विड फॉर्म है उसमें लगभग 42,000 मैट्रिक टन इतना वो कैपेसिटी लगाने वाले हैं और जो सॉलिड या पाउडर फॉर्म है उसमें आप देखोगे तो इसमें लगभग 60,000 मैट्रिक टन पर एनम का वो कैपेसिटी लगाने वाला है। तो ये जो कैपेसिटी है कंपेयर टू ब्लैक रोज इंडस्ट्री मुझे लगता है वो काफी बड़ा कैपेसिटी है। और यहाँ पर ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज के टोटल जो प्रॉफिट्स हो गए और उनके जो मार्जिन्स हो गए इसमें सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आ सकता है। तो इसके रिलेटेड जो एक्चुअल डिटेल्स है वो हमें आगे जाके समझेंगे जब भी SNF ग्रुप के जो प्लांट्स है वो लाइव हो जाते हैं यानी वो मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देते हैं। अभी हम ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज के फाइनेंशियल्स देखते हैं और बाद में उनके वैल्यूएशंस भी देखेंगे। हम ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज के कंप्लीट बिजनेस के इनकम स्टेटमेंट से शुरू करेंगे और बाद में इंडिविजुअल सेगमेंट्स यानी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग और केमिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये दोनों सेगमेंट्स का प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे, ताकि आपको डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का डिफरेंस समझ जाएगा। तो यहाँ आप ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में देखोगे तो पहले प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी कम था और 2014 में उन्होंने लॉस भी पोस्ट किया था, क्योंकि तभी एक्रिलामाइड का नया जो प्लांट है वो शुरू हुआ था। जब भी कोई भी नया प्लांट शुरू होता है तभी फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं और पहले कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी काफ़ी कम होता है, पर बाद में उनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गया क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट से जो मार्जिन है वो काफ़ी ज़्यादा है। 2020 ईयर में ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज ने लगभग 373 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया था और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 21 करोड़ का था, जिसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के जो मार्जिन है वो 5.6% के थे। अभी हम ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज के केमिकल डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट के डिटेल्स देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो उनके जो रेवेन्यूज़ है वो इंक्रीज हो रहे हैं। 2019 से 2020 में उनके रेवेन्यूज़ लगभग 27% से इंक्रीज हुए थे, पर यहाँ पर जो प्रॉफिट मार्जिन्स है वो काफ़ी कम है।
आप देखोगे तो जो 5 to 6% के है, जिससे ओवरऑल बिजनेस का जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर काफी इंपैक्ट आया है और ओवरऑल बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस हुआ है। 2020 में ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज ने लगभग 173 करोड़ के जो रेवेन्यूज है वो केमिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये जो सेगमेंट है इसमें पोस्ट किए थे और ये सेगमेंट में जो ईबिट है वो आप देखोगे तो 9.5 करोड़ का था और ईबिट के जो मार्जिन्स है वो लगभग 5.5% के थे। अभी हम ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज का जो सेकंड सेगमेंट है केमिकल मैन्युफैक्चरिंग का सेगमेंट, उसके जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके बारे में देखेंगे। तो 2020 में उन्होंने लगभग 80 करोड़ के जो रेवेन्यूज है वो ये सेगमेंट में पोस्ट किए थे, जिसमें जो ईबिट है यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स वो लगभग 19.4 करोड़ का था। तो आप मार्जिन ये सेगमेंट में देखोगे तो 24% के उनके जो मार्जिन्स है उन्होंने ये सेगमेंट में पोस्ट किए थे। तो आप कंपेयर करोगे डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट और मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट, तो इसके कंपैरिजन में केमिकल मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के जो मार्जिन्स है वो काफ़ी बेटर है। 5% के लगभग मार्जिन्स थे डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में और मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में वो लगभग 24% के हैं। और ये जो उन्होंने रिजल्ट पोस्ट किए हैं उसमें अब तक पॉलीएक्रिलामाइड ये जो उनका पर्टिकुलर केमिकल है उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि इनके जो प्लांट्स है ये पर्टिकुलर केमिकल के वो अगस्त 2020 में शुरू हुए थे और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी फिलहाल में काफी कम है। और जो पॉलीएक्रिलामाइड पाउडर का प्लांट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसे जैसे ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज में केमिकल मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा वैसे उनका ओवरऑल जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी काफी इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि केमिकल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के जो मार्जिन्स है वो काफी बेटर है कंपेयर टू डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज का आप ROC देखोगे यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो 2020 में वो 29% का था और उसमें कंटिन्यूअस इंक्रीज हुआ है जो बिजनेस के लिए काफी अच्छा है। टोटल डेट और टोटल डेट टू इक्विटी आप देखोगे तो 2016 के बाद वो काफी कम हुआ है, जिससे फाइनेंस कॉस्ट भी कम हुई है। 2020 में उनका टोटल डेट लगभग 22.23 करोड़ का था और जो 2016 में 42 करोड़ का था, यानी 2016 के कंपैरिजन में उनका जो डेट है वो लगभग हाफ हुआ है। और जो डेट टू इक्विटी 2016 में 2 टाइम्स का था जो फिलहाल में 0.33 टाइम्स हुआ है, जो काफी बेटर है। अभी हम ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज के रिसेंट के कुछ अपडेट्स देखते हैं। तो लॉकडाउन की वजह से ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज का Q1 2021 का जो रिजल्ट है उसमें काफी इम्पैक्ट आया है, क्योंकि जो प्लांट्स थे वो काफी दिन के लिए बंद थे। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यानी Q1 2020 के कंपैरिजन में आप देखोगे Q1 2021 के रेवेन्यूज तो उसमें 51% का डिक्लाइन हुआ है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट में लगभग 56% का डिक्लाइन हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के जो मार्जिन्स है वो भी 64 बेसिस पॉइंट से कम हुए हैं। रिसेंटली एक्रिलोनाइट्राइल के जो प्राइजेस है उसमें फॉल हुआ था, क्योंकि एक्रेलिक फाइबर जो है उसकी जो डिमांड है वो कम हुई है। Q1 2021 तक कंपनी में जो ओल्ड रॉ मटेरियल है यानी उसका जो इन्वेंटरी है वही वो फिलहाल में यूज कर रहे हैं, पर आगे जाके जैसे ही वो जो लो कॉस्ट का इन्वेंटरी है रॉ मटेरियल का वो यूज करेंगे तो इसका जो बेनिफिट है वो हमें आगे के जो क्वार्टर्स हो यानी Q2 या Q3 में दिखाई देंगे, जिससे उनके जो मार्जिन से वो इम्प्रूव हो सकते हैं और उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी बढ़ सकता है, क्योंकि फिलहाल में एक्रिलोनाइट्राइल की जो प्राइसेस है वो कम हुई है और एक्रिलोनाइट्राइल ये उनके एक्रिलोअमाइड का रॉ मटेरियल है। तो ओवरऑल आप ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज का बिजनेस देखोगे तो बिजनेस अच्छा है, डेट भी कम है, पर यहाँ पर एक ही इशू है जो कंपटीशन का है। तो SNF ग्रुप फिलहाल में काफ़ी एग्रेसिवली उनका कैपेक्स कर रहा है, लगभग 400 करोड़ का उन्होंने कैपेक्स इंडिया में प्लान किया है। तो इससे ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज का प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन्स पे इंपैक्ट आ सकता है। और इसके अलावा आप उनके वैल्यूएशंस भी देखोगे तो करंटली ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज का प्राइस टू अर्निंग लगभग 35 टाइम्स है और जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 9 टाइम्स है। तो मुझे लगता है कि ये जो फिलहाल में स्टॉक है वो काफी महंगा है, तो फिलहाल तो मैं ये स्टॉक को अवॉइड करूंगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री में कंपटीशन भी बढ़ रहा है। तो क्या आप आपके पोर्टफोलियो में ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज को होल्ड करते हो? तो इसके रिलेटेड आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हो। और ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज के रिलेटेड आप में से काफी लोगों ने मुझे पूछा था कि आपको ये जो स्टॉक है या उनका जो बिजनेस है उसका काफी डिटेल में जो एनालिसिस है वो चाहिए था। तो ये वीडियो में आपको मैंने काफी डिटेल में बताया कि उनका कंप्लीट जो बिजनेस मॉडल है वो क्या है, इसके अलावा उनके कौन कौन से जो सेगमेंट्स है उससे उनके रेवेन्यूज आते हैं, कौन कौन से केमिकल वो मैन्युफैक्चर करते हैं, उनका जो दोनों सेगमेंट का ग्रोथ है वो कैसे हो रहा है, यानी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग का सेगमेंट और केमिकल डिस्ट्रीब्यूशन का सेगमेंट, इसमें उनके पर्टिकुलरली मार्जिन कैसे है, कोविड का क्या इम्पैक्ट हुआ है,
तो ये जो सारे डिटेल्स है हमने अभी डिस्कस किया। यदि आपको और भी कोई अलग स्टॉक के बारे में काफी डिटेल एनालिसिस चाहिए होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हो, ये ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। और ये वीडियो आप आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना ताकि उनको भी ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज के बारे में काफी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी।